नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। सारण प्रमंडल में एनडीए के 24 लड़ाके क्या बाजी पलट देंगे? 2020 में जो नहीं हुआ, क्या 2025 में होगा? ये 24 लड़ाके जिन्हें बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और लोजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है, वे क्या करेंगे? कितना इनमें दम है, वो सब आज चर्चा होगी। चर्चा ये भी होगी कि 2020 के चुनाव में जिन समीकरणों के भरोसे महागठबंधन ने यहां अपना झंडा बुलंद किया था, क्या एनडीए इस बार उसका काट खोज ली है? और क्या एनडीए ने जो 24 लड़ाकों को चुनावी मैदान में उतारा है, वो परिणाम को प्रभावित कर देंगे? आज सब कुछ चर्चा होगा। सारण प्रमंडल की राजनीति की अंदर की बात आप समझना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज महत्वपूर्ण बातें होंगी और बातें होंगी ऐसी कि पूरा एनडीए की राजनीति मौजूदा समय में क्या है वो आपको पता चलेगा। देखिए, जब पिछला बार मुकाबला हुआ था 2020 का, तो 2020 के मुकाबले में पूरे सारण प्रमंडल में 3 जिला सारण, सिवान, गोपालगंज, तीनों में मिलाकर बीजेपी कुल 7 सीटें ही जीत पाई थी। 2 सीटें जदयू जीती थी। सारण और सिवान में जनता दल यूनाइटेड का खाता नहीं खुला था। गोपालगंज में सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी। महागठबंधन के खाते में 15 सीटें गई थी, 3 वाम दलों के खाते में गई थी, 1 कांग्रेस के पास थी और बाकी बची 11 सीट आरजेडी के पास। तो इस बार जो 2025 में मुकाबला होने जा रहा है और एनडीए ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, तो क्या होगा? देखिए, इस बार एनडीए में बीजेपी नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड ड्राइविंग सीट पर है। सारण प्रमंडल का नेतृत्व जनता दल यूनाइटेड कर रही है। यहाँ की बड़ा भाई जो कहते हैं वो जनता दल यूनाइटेड है। पिछले बार ऐसा नहीं था, इस बार ऐसा है। तो जब इस बार ऐसा हुआ है, बीजेपी ने अपनी कुर्बानी दी है, तो क्या बीजेपी की कुर्बानी रंग लाने वाली है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड इस बार 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। 24 में से 11, बीजेपी 10 सीटों पर और बाकी के बचे 3 सीटों पर लोजपा चुनावी मैदान में है। तो देखिए क्या होता है। गोपालगंज में जनता दल यूनाइटेड 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी 2 सीटों पर। और जो गोपालगंज जिले में लड़ाके हैं उन पर जरा चर्चा कर लेते हैं। गोपालगंज जिले में गोपालगंज से सुभाष सिंह को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ की निवर्तमान जो विधायक हैं वो कुसुम देवी थी। उनका टिकट काटकर सुभाष सिंह को चुनावी मैदान में लाया गया है। क्या असर होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जब यहाँ से आगे बढ़ के कुचायकोट पहुँचते हैं तो आप यहाँ के जो जदयू के प्रत्याशी हैं उनके बारे में पहले से जानते हैं। अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे, जिनका प्रभाव भी है, जिनका दबाव भी है। और दबाव वो कोई केवल बाहुबल वाला नहीं है, दबाव वो 5 साल के रिश्तों का है। क्योंकि 5 साल तक ये क्षेत्र नहीं छोड़ते, जनता के बीच काम करते हैं, जनता का स्वागत करते हैं, जनता का अभिनंदन करते हैं और कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो मैं वोट नहीं मांगता बल्कि हाजिरी लगाता हूं। तो उस सीट पर अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे हैं। तो देखिए वहां का चुनावी समीकरण क्या होगा, आप समझ सकते हैं। अब आइए भोरे से सुनील कुमार हैं। सुनील कुमार मंत्री हैं बिहार सरकार में और पिछले चुनाव में बड़े कांटे के टक्कर में फंसे थे। मात्र 200 कुछ मतों से जीत हासिल हुई थी। इस बार जितेंद्र पासवान वही लड़ाके फिर से सामने होंगे और जनसुराज की भी कैंडिडेट सामने होंगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भोरे का चुनावी समीकरण इस बार क्या कहेगा ये देखना होगा। बरौली आ जाइए, यहाँ तो पूरा समीकरण ही बदल गया है। बीजेपी ने त्याग किया है इस सीट का
सिटिंग विधायक राम प्रवेश राय का टिकट कट चुका है। यहां से जनता दल यूनाइटेड के मनजीत कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने ये सीट जेडीयू को दे दिया इसलिए कि बैकुंठपुर की जो विरासत है उस पर कोई ग्रहण नहीं लगे। तो बैकुंठपुर की विरासत को बचाने के लिए बरौली सीट जेडीयू को दी गई है और यदि दी गई है तो ये समीकरणों में परिवर्तन लाएगा, इतना तय है। अब देखिए, हथुआ से राम सेवक सिंह को चुनावी मैदान में जनता दल यूनाइटेड ने उतार दिया है। राम सेवक सिंह वही लड़ाके हैं जो लगातार वहां से जीतते रहे थे। पिछले चुनाव में राजेश सिंह कुशवाहा ने उन्हें पराजित कर दिया। अब आइए बैकुंठपुर की विरासत पर मनजीत सिंह का दावेदारी था और इस विरासत पर मिथिलेश तिवारी अपना दावा रखते हैं क्योंकि 15 में चुनाव जीते थे, 20 में चुनाव लड़े, हार गए। वो भी हारे इसलिए कि मनजीत सिंह और इनके बीच वोटों का बंटवारा हो गया। तो फिर से मिथिलेश तिवारी मैदान में उतर चुके हैं। अब जरा गोपालगंज से निकल कर चले आइए सिवान में किसे किसे टिकट मिला और कौन कौन उतरा है, इस पर भी समझ लेते हैं। सिवान से खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे चुनावी मैदान में है। कई यहाँ से उम्मीदवार थे स्थानीय। मंगल पांडे भी स्थानीय ही है, सिवान जिले के ही निवासी हैं, महाराजगंज के रहने वाले हैं, लेकिन सिवान से टिकट मिला है, चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो देखिए, फिजा तो बदलेगा। अब विरोध के बीच, समन्वय के बीच, या कैसे मंगल पांडे अपनी चुनावी राजनीति को फिट करते हैं सिवान में, ये देखना है। आइए वहां से गुरिया कोठी, पुराने लड़ाके हैं देवेश कांत सिंह, 4 पीढ़ियों का राजनीतिक विरासत है, चुनाव लड़ना लड़ाना सब जानते हैं। तो देवेश कांत सिंह फिर से बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतर गए हैं और जब आमने सामने का मुकाबला होगा तो पता चलेगा, क्योंकि अभी महागठबंधन ने यहाँ से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। दरौदा से आइए देखिए, कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी ने अपना इन्हें फिर से प्रत्याशी बनाया है, विधायक हैं वहाँ के। तो दरौदा में इनकी कितनी दबंगई चलती है वो देखना है, क्योंकि कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह कहते हैं कि हम अपने काम के बदौलत दबंग हैं अपने क्षेत्र के। तो देखिए क्या होता है। बरहरिया आइए, बरहरिया में पार्टी ने टिकट बदल दिया है। श्याम बहादुर सिंह जो लंबे अरसे से जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ते रहे हैं, विधायक बनते रहे हैं, पिछला चुनाव हार गए थे। और श्याम बहादुर सिंह को कौन नहीं जानता, वायरल बॉय हैं जनता दल यूनाइटेड के। जनता दल यूनाइटेड के 2 वायरल बॉय, एक गोपाल मंडल और दूसरे श्याम बहादुर सिंह, दोनों का इस बार पत्ता साफ हो गया है। यहाँ से इंद्रदेव पटेल बनाए गए हैं। इंद्रदेव पटेल भी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता रहे हैं, जदयू के वो जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। तो अब वो चुनावी मैदान में है। देखना है जो दाव इस बार बरहरिया में इंद्रदेव पटेल पर जनता दल यूनाइटेड ने लगाया है वो कितना सफल होता है। अब आइए रघुनाथपुर, जहां से विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह ओसामा साहब के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब ओसामा साहब को जानते हैं, मोहम्मद साहबुद्दीन के बेटे, हिना साहब के बेटे, पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो ओसामा साहब के समर्थकों में भी उत्साह है और इसी उत्साह के बल पर वो रघुनाथपुर जीतना चाहते हैं। और इधर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड दोनों ने मिलकर विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह पर दाव लगा दिया है। अब देखिए क्या होता है रघुनाथपुर का चुनावी समीकरण। जब महाराजगंज में आते हैं तो पुराने लड़ाके हेम नारायण शाह पर दाव लगा है। हेम नारायण शाह वो प्रत्याशी हैं जो पिछला बार मात्र 2000 से कुछ कम वोटों से हार गए थे। वो भी तब जब लोजपा ने यहाँ से देवरंजन सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया था और देवरंजन सिंह 20,000 से अधिक मतों से वो अपने लोजपा के लिए लाए थे। तो जो 20,000 से अधिक मत आया तो हेम नारायण शाह का जो है वो पत्ता साफ हो गया। तो इस बार फिर से हेम नारायण शाह चुनावी मैदान में है, देखना है क्या होता है। अब आइए जीरादेई।
जीरादेई से फिर जनता दल यूनाइटेड ने अपना उम्मीदवार बदला है। देखिए 2020 में भी उम्मीदवार बदला था, 15 में जीते थे रमेश कुशवाहा, उनको बदलकर कमला कुशवाहा को चुनावी मैदान में लाया गया, वो हार गई। इस बार फिर से प्रत्याशी बदला गया है, भीष्म प्रसाद कुशवाहा चुनावी मैदान में उतरे हैं। देखना है इनका क्या हश्र होता है, एनडीए के ये लड़ाके क्या करते हैं। दरौली से इस बार बीजेपी की ये सीट थी, इस बार एलजेपीआर को ये चली गई और एलजेपीआर ने यहां से विशुनदेव पासवान को चुनावी मैदान में उतार दिया है। खबर यह थी कि यहां से बीजेपी जनक चमार को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। विरोध भी हुआ, स्थानीय और बाहरी का मुद्दा भी छाया और इस बीच ये सीट फिर से एलजेपीआर में चली गई। तो फिर क्या होगा, यहाँ का चुनावी परिणाम ये देखना होगा। अब आइए जरा सिवान और गोपालगंज से निकलकर सारण की धरती पर आते हैं, जहां 10 सीटों पर जोरदार मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है और यहां से महागठबंधन के खिलाफ एनडीए ने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है, लड़ाके तैयार हैं। और सबसे पहले जिस सीट की चर्चा करते हैं वो सीट है छपरा, जहां के विधायक सीएन गुप्ता का टिकट काटकर एक मजबूत कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में उतारा गया है। नाम है छोटी कुमारी, जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं, राजीव प्रताप रूडी की लाडली हैं, मानकर यही चलिए। इनको यदि टिकट मिला है तो उसमें राजीव प्रताप रूडी की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आइए अमनौर, कृष्ण कुमार उर्फ मंटू पटेल, ये भी राजीव प्रताप रूडी के काफ़ी करीबी हैं और मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, कुर्मी चेतना रैली भी की थी। तो कृष्ण कुमार उर्फ मंटू पटेल का कद बिहार की राजनीति में धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक बड़े कुर्मी चेहरा के रूप में इनका जो है आगमन हो रहा है बिहार की राजनीति में। तो देखना ये है कि ये क्या करते हैं। सोनपुर चलिए, सोनपुर से फिर से राबड़ी देवी को पराजित करने वाले विनय सिंह को मौका दे दिया है बीजेपी ने, लड़ाके तैयार हैं, पुराने खिलाड़ी पर दाव आजमाया गया है। तो सोनपुर में क्या होगा, सोनपुर का समीकरण क्या कहेगा, क्योंकि दो पुराने लड़ाके फिर से सोनपुर में चुनावी मैदान में उतरेंगे, लड़ाई आमने सामने की होगी। तरैया आइए, तरैया में बीजेपी ने जनक सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, तो इस बार आरजेडी ने भी दाव बदल दिया है। शैलेंद्र प्रताप पुराने प्रतिद्वंदी इस बार आरजेडी के कैंडिडेट होंगे और जब आरजेडी के कैंडिडेट होंगे तो आप समझ सकते हैं मुकाबला कितना जबरदस्त होगा। तो तरैया में जनक सिंह और शैलेंद्र प्रताप के बीच का दिलचस्प मुकाबला होगा और इसके लिए तरैया के लोग तैयार भी हैं। अब आइए बनियापुर, बनियापुर टिकट को लेकर उहापोह की स्थिति आखिर किसे मिलेगा, किस दल में केदारनाथ सिंह जाएंगे, जनता दल यूनाइटेड में जाएंगे, लोजपा को सीट चली जाएगी उसमें जाएंगे या बीजेपी में जाएंगे। अंततः ये सीट बीजेपी में गई, बीजेपी ने केदारनाथ सिंह को डिक्लेयर किया और केदारनाथ सिंह बीजेपी ज्वाइन कर लिए। तो देखिए बीजेपी बनियापुर की लड़ाई, ये सब बाजी पलट गया है। अब लड़ाई इधर से उधर हो गया है। बनियापुर में जो कल तक आरजेडी के उम्मीदवार थे आज बीजेपी के हैं। तो फिर मामला देखिए क्या होता है। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं, मृदुभाषी हैं, क्षेत्र में इनका अपना पकड़ है, इसलिए बनियापुर में जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलेगा। लगातार वहां से विधायक रहे हैं। अब आइए माझी, माझी में इसी केदारनाथ सिंह के भतीजे और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह चुनावी मैदान में हैं। इन पर दाव आजमाया गया है। पिछले बार 2020 के चुनाव में आरजेडी के टिकट पर छपरा से चुनाव लड़े थे, हार गए थे। माझी से चुनावी मैदान में अब उतर रहे हैं और ऐसा दावा है कि इस बार जीत का परचम लहराएंगे। रणधीर सिंह के समर्थक इस बात का दावा कर रहे हैं। तो देखिए जनता दल यूनाइटेड से ये सीट उन्हें फाइनल हो गया है। इस सीट पर काफ़ी जित था। चुनाव के पहले से ही भी माझी की सीट
सारण जिले की राजनीति में गर्माहट ला रही थी और उसका अंतिम नतीजा ये है कि जनता दल यूनाइटेड रणधीर सिंह को अपना लड़ाका बना चुकी है और रणधीर सिंह अब चुनावी मैदान में एनडीए के प्रत्याशी होंगे। तो देखना यह है कि अब क्या होता है माझी में। आइए परसा भी अजब चर्चा में रहा। परसा से जिसे टिकट मिला है छोटे लाल राय, ये आरजेडी के विधायक हैं। आरजेडी में थे, पता चला अचानक से खबर आई जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए, फिर खबर आई कि आरजेडी में फिर वापस लौट गए, लेकिन फिर जनता दल की सूची में इनका नाम था। इसका मतलब कि आरजेडी में लौटे नहीं, वो जो खबरें चल रही थी वो र्यूमर था। और छोटे लाल राय को लेकर इस तरह का र्यूमर चलते रहता है। तो देखिए, परसा से वो एक उम्मीदवार बन गए हैं। यहाँ से चंद्रिका राय के बारे में चर्चा हो रही थी, लेकिन चूंकि आप जानते हैं वो लालू यादव के समधी भी हैं, कई तरह की बातें हैं, कई तरह के विवाद हैं, इसलिए अब इस बार उन विवादों से नाता तोड़कर जनता दल यूनाइटेड छोटे लाल राय को चुनावी मैदान में उतार दिया। अब आइए गरखा के सीट पर जहां बीजेपी चुनाव लड़ती रही है, उस सीट पर इस बार लोजपा आर चुनावी मैदान में उतरेगी। सीमांत मृणाल को प्रत्याशी बनाया गया है लोजपा आर के तरफ से। तो वो एक नया नाम, नया चेहरा, गरखा के लिए बिल्कुल सब चीज़ नया होगा और इसलिए चुनावी राजनीति में गरखा क्या होगा, क्या करेगा, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि यहाँ से आरजेडी अपने पुराने प्रत्याशी सुरेंद्र राम को चुनावी मैदान में उतार रही है। एकमा से धूमल सिंह, समझ लीजिए 2020 का चुनाव मामूली वोटों के अंतर से इनकी पत्नी हार गई थी और इस बार जब टिकट की बात आई तो जो धूमल सिंह कहते थे कि टिकट तो हमारे पास आएगा क्योंकि नीतीश कुमार से सीधा हमारा संबंध है, बीच में हम किसी को समझते नहीं। और इनके टिकट पर जब संशय के बादल छाए तो धूमल सिंह सीधे पटना पहुंच गए। पटना से तब लौटे जब टिकट लौटा, टिकट के साथ फिर लौट गए हैं। जनता दल यूनाइटेड ने इन्हें अपने प्रत्याशी बनाकर एकमा का लड़ाका घोषित कर दिया है। देखना ये है क्या होता है। मढ़ौरा में अभी संशय है, मढ़ौरा से अभी एलजेपीआर ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। क्या होगा इस सीट पर अभी ये देखना है। लेकिन सारण, सिवान और गोपालगंज में एनडीए ने अपने लड़ाकों को उतारकर ये बता दिया है कि इस बार रणभेरी बज चुकी है, जो उसमें मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। क्योंकि कई सीटों का जो अदला बदली हुआ है, कई सीटों पर तालमेल बनाया गया है, बगावत को रोकने के लिए नई रणनीतियां बनाई गई हैं और उन रणनीतियों को देखकर ऐसा लगता है कि एनडीए में डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश की गई। टिकट वितरण के बाद जो असंतोष एनडीए में झलक रहा था उसको रोकने का सफल प्रयास हुआ है। और देखना ये है कि जैसे जैसे चुनाव की तिथि नज़दीक आएगी वैसे क्या होता है। वैसे देखिए, चुनाव जो है ना वो समीकरणों का खेल है। कब कौन जीतेगा, कब कौन हारेगा, कहा नहीं जा सकता। जो एनडीए भारी लगेगा और जो आरजेडी भारी लगेगा, कोई कभी भी कमज़ोर हो सकता है, कभी किसी की भी बाजी पलट सकती है। क्योंकि भाई चुनाव तो जनता को वोट देना है। हम भले चाहे जितना बोल लें, पार्टियां चाहे जितना बोल लें, लेकिन वोट तो जनता को देना है। तो जनता जिसे चुनेगी वही उसका वाजिब प्रतिनिधि बनेगा। देखिए क्या होता है। हम तो चर्चा करने के लिए आपके साथ बैठे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।